Hello guys, this is Abhishek Jain and welcome to our YouTube channel Karannomics. So this is the part 4 of आत्मनिर्भर भारत अभियान. इससे पहले हम पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 डिस्कस कर चुके हैं जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है. साथ में आंसर राइटिंग के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल यहाँ से प्ले करने वाले हैं. तो आप सब लोगों को पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 ज़रूर देखना है. उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है या प्लेलिस्ट में भी आत्मनिर्भर भारत की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से भी जाकर आप देख सकते हैं. तो आज हम डिस्कस करेंगे मेनली पार्ट 4 और पार्ट 5 का कुछ पार्ट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. उससे पहले पूरे प्लान का हम ओवरव्यू लेंगे. इस पूरे आत्मनिर्भर भारत प्लान के अंदर किन किन चीज़ों को, किन किन सेक्टर्स को यहाँ पर टारगेट किया गया है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे. और आज भी आप देखोगे काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है. फैक्चुअल भी मिलेगी और एनालिटिकल भी मिलेगी जिनको आप अपने आंसर राइटिंग में अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हो. ठीक है, तो बिगिन करते हैं. ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हो सबसे पहली चीज़ आपको जो देखने को मिलेगी, हम बात कर रहे हैं पूरा का पूरा जो हमारा आत्मनिर्भर भारत अभियान का पैकेज है. तो देखोगे जो पार्ट 1 रिलीज़ किया था, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये था आपका 5,94,550 करोड़ रुपीज़ का. उसके बाद हमने डिस्कस किया था पार्ट 2 वाला पार्ट जो था आपका 3,10,000 करोड़ रुपीज़ का. देन हमने डिस्कस किया पार्ट 3 वाला पार्ट जो था 1,50,000 करोड़ रुपीज़ का. टुडे आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 4 एंड पार्ट 5 वाला पार्ट. आप देखोगे ये लगभग 48,100 करोड़ रुपीज़ का ये जो आपका टोटल का पार्ट है. तो टोटल मिलाकर आप देखोगे पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 में लगभग 11 लाख करोड़ रुपीज़ का प्रावधान यहाँ पर रखा गया है. उसके अलावा जो इनिशियली पैकेज दिया गया था किसके तहत, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जो पैकेज दिया गया था वो था आपका 1,92,800 करोड़ रुपीज़ का. और आपने देखा होगा आरबीआई के द्वारा भी मेजर्स अनाउंस किए गए थे जो लगभग थे, आप देख सकते हो यहाँ से 8,01,603 करोड़ रुपीज़ का. तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण पैकेज था. टोटल मिलाकर आप देखोगे तो लगभग 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज भारत सरकार के द्वारा 2020 में कोरोना रिलीफ पैकेज के तहत दिया गया है. तो ध्यान रखना है, सारा का सारा डेटा एग्ज़ाम्स में डायरेक्टली पूछा जा सकता है. तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी आपको साथ में ध्यान रखनी है. अब देखो सबको ये क्लियर होगा. अब आगे बढ़ते हैं. मैं आपको कुछ और चीज़ बताना चाहूँगा. अभी तक गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे टैक्स में कंसेशंस भी दी है, जो करों में रियायत दी है. कब से, मार्च 22 2020 से लेकर अब तक जो करों में रियायत दी है उससे इंडियन गवर्नमेंट को कितना रेवेन्यू लॉस हुआ है, लगभग 7,800 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू लॉस यहाँ पर देखा गया है. उसके अलावा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत 1,70,000 करोड़ रुपीज़ यहाँ पर दिए गए हैं. उसके अलावा प्राइम मिनिस्टर साहब ने हेल्थ सेक्टर के लिए भी अलग से पैकेज दिया था 15,000 करोड़ रुपए का. टोटल मिलाकर आप देख सकते हो लगभग 1,92,800 करोड़ रुपए का ये स्टिमुलस है जो आत्मनिर्भर भारत अभियान से पहले ही आपको दे दिया गया था. ठीक है, तो ये सारा एडअप होके जो पूरा का पूरा पार्ट है जो हमारी इकोनॉमी को वापस रिवाइव करने के लिए या इकोनॉमी को वापस रीस्ट्रेंथन करने के लिए दिया गया है, ये है आपका लगभग 20 लाख करोड़ रुपीज़ का पैकेज इन 2020. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अब यहाँ पर देखो आप सेक्टर्स भी देख सकते हो. पार्ट 1 के अंदर स्पेशली हमने एमएसएमई वाला पार्ट कवर किया था जिसको हम बोलते हैं माइक्रो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज़. यहाँ पर हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी थी. एक और चीज़ आज आपको मैं बता देता हूँ. एक पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसका नाम है चैम्पियंस पोर्टल. ध्यान रखना, पूछा जा सकता है. एमएसएमई मिनिस्ट्री के द्वारा एक पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसका नाम है चैम्पियंस पोर्टल, जो कि बेसिकली क्या करेगा, एमएसएमई में टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने के लिए जो आपका पूरा का पूरा आधुनिकीकरण है या आपका जो पूरा का पूरा तकनीकी इंफ्रास्ट्रक्चर है जो किस पर आधारित होगा, आपका आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ पर यहाँ पर यूज़ किया जाएगा. आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ पर यूज़ किया जाएगा, आपका बिग डेटा एनालिटिक्स. तो आपको ध्यान रखना है चैम्पियंस पोर्टल के बारे में. तो ये पार्ट 1 में हमने एमएसएमई के बारे में डिस्कस किया. फंड ऑफ फंड्स जो एमएसएमईज़ के लिए बनाया गया उसमें हमने डिस्कस किया. एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड की रेट्स के बारे में हमने डिस्कस किया.
साथ में हमने डिस्कस किया था टीडीएस के बारे में, जो टीडीएस का रिडक्शन यहाँ पर किया गया, किस तरह से लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए एफर्ट्स यहाँ पर किए जा रहे हैं, जो आपके एनबीएफसीज़ है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ है, आपके माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस है, ये किस तरह से वर्क कर रहे हैं कि मार्केट के अंदर क्या बढ़ाई जाए, लिक्विडिटी या मनी सप्लाई मार्केट के अंदर बढ़ाई जाए। ये सारा का सारा आपके अंदर था पार्ट 1 के अंदर। उसके बाद आप देखोगे पार्ट 2 का एक पैकेज यहाँ पर दिया गया, जिसमें मैंने आपको बताया था स्पेशली जो आपका जो माइग्रेंट्स वाला पार्ट है, ठीक है, जो आपका रूरल लोग हैं उनके लिए पैकेज दिया गया था। इसमें आप देखोगे फ्री फूड गेन सप्लाई दी गई थी माइग्रेंट्स को नेक्स्ट 2 मंथ्स के लिए। जो मैंने आपको बताया था मुद्रा शिशु लोन, मैंने आपको बताया था 50,000 तक मुद्रा लोन में जो शिशु कैटेगरी होती है, 50,000 से 5 लाख तक किशोर होता है, 5 लाख से 10 लाख तक आपकी तरुण की कैटेगरी होती है। तो मुद्रा लोन्स को 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है, शिशु, किशोर और तरुण, जिसका हम डिस्कशन कर चुके हैं। तो आप लोग वो वीडियो जाकर ज़रूर देखें, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से मिलने वाली है। उसके अलावा आप देखोगे नाबार्ड के थ्रू या जो अदर आपका किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू जो एडिशनल क्रेडिट दिया जा रहा है या जो किसानों को लोन वाली फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई जा रही है, ये सारा हमने डिस्कस किया था पार्ट 2 के अंदर। देन हमने डिस्कस किया पार्ट 3 वाला पार्ट, जिसमें हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो पूरा का पूरा एग्रीकल्चर और उसके अलाइड सेक्टर्स पर आधारित था, या कृषि और जिसकी सहायक गतिविधियां हैं उन पर यह आधारित था, जिसमें हमने डिस्कस किया था प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, हमने डिस्कस किया था फूड माइक्रो एंटरप्राइजेज, हमने डिस्कस किया था टॉप टू टोटल स्कीम, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, हर्बल कल्टीवेशन। तो आप लोगों को पार्ट 3 की हमारी वीडियो जाकर ज़रूर देखनी है। हर पार्ट पर हमने सेपरेट वीडियो बनाई है, पार्ट 1 की अलग है, पार्ट 2 की अलग है एंड पार्ट 3 की अलग है। अब जो कंबाइंड वीडियो है, जो पार्ट 4 एंड पार्ट 5 के अंदर हम कंबाइन कर रहे हैं, जिसके अंदर आप देखोगे स्पेशली जो फोकस किया गया है, अब यहाँ से आज हम देखेंगे प्राइवेट सेक्टर को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पर फोकस किया गया है, वाइबिलिटी गैप फंडिंग की बात की गई है। आप पूछ सकते हो सर वाइबिलिटी गैप फंडिंग क्या होता है? सिंपल सी चीज़ है, वो सारे प्रोजेक्ट जो क्या है, वो सारे प्रोजेक्ट जो वाइबल है, जो रिवाइव किए जा सकते हैं, ध्यान रखना, वो सारे के सारे प्रोजेक्ट जिनको रिवाइव किया जा सकता है, जिनको वापस रीस्ट्रक्चर किया जा सकता है, लेकिन उनके पास क्या है, फंड नहीं है, तो उनको फंड प्रोवाइड करवाया जाएगा ताकि वो प्रोजेक्ट क्या करवा सके, हमारी इकोनॉमी के ग्रोथ चेन को वापस क्या कर सके, वापस री एनर्जाइज कर सके, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सके। तो वाइबिलिटी गैप फंडिंग का मतलब वो सारे प्रोजेक्ट जिनको वापस से पटरी पर लाया जा सकता है, वापस से स्ट्रेंथन किया जा सकता है, उनमें फ़ंड लगाना, उनको फ़ंड अलोकेट करना, ठीक है। उसके अलावा आप देखोगे एमजी नरेगा के अंदर जो आपका महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है, जिसमें भी एक्स्ट्रा फंड अलोकेट किया गया है ताकि जो भी माइग्रेंट्स वगैरह बाहर से आ रहे हैं गांवों में, उनको गांवों के अंदर ही एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाया जा सके। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा फंड अलोकेशन यहाँ पर किया जा रहा है। दिस इज़ अवर पार्ट 4 एंड पार्ट 5। तो हमने पूरी की पूरी सीरीज़ काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन की है। आप सब लोगों को इससे नोट्स बनाने ही बनाने हैं। मैं गारंटी आप लोगों को देता हूँ आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होगी। फैक्चुअल और एनालिटिकल दोनों पार्ट आप यहाँ से कवर कर पाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं पार्ट 4 एंड पार्ट 5 वाला पार्ट। ये पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया। इसको इस फॉर्म में भी याद रख सकते हैं, जो लगभग आपका 20,97,053 करोड़ का जो आपका पूरा का पूरा जो स्टिमुलस पैकेज दिया गया, जो राहत पैकेज दिया गया, उसमें से 8 लाख करोड़ समथिंग का जो पैकेज है वो आरबीआई पहले से अनाउंस कर चुका है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पर लगभग 1,92,000 करोड़ का पैकेज जा चुका है। पार्ट 4 और 5 पर हम अभी बात करने वाले हैं। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 हम डिस्कस कर चुके हैं। सेपरेट वीडियोज़ है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 4 एंड पार्ट 5 के बारे में। ध्यान रखना, पार्ट 4 एंड पार्ट 5 के बारे में अगर मैं स्पेशली बात करूंगा तो पार्ट 4 और 5 के अंदर आप देखोगे सबसे इम्पोर्टेंट आपका जो सेक्टर है, कोल सेक्टर है, आपका मिनरल सेक्टर है और आपका डिफेंस सेक्टर है। ध्यान रखना, 3 महत्वपूर्ण सेक्टर्स को हम यहाँ पर देखेंगे। आपका कोयला सेक्टर, आपका खनिज सेक्टर और आपका रक्षा क्षेत्र। आप देखोगे कॉमर्शियल माइनिंग इंट्रोड्यूस की गई है आपके कोल सेक्टर के अंदर। वाणिज्यिक जो आपका खनन है
वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है। उसके अलावा देखोगे काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ कोल सेक्टर के लिए ओपन की गई है। अभी हम देखेंगे क्या क्या ओपन किया गया है। कोल सेक्टर के अंदर काफ़ी ज़्यादा लिबरलाइजेशन किया गया है, काफ़ी ज़्यादा रियायतें दी गई है, काफ़ी ज़्यादा उदारीकरण पर यहाँ पर बल दिया गया है। ये तीनों पार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखना है, हर चीज़ में गवर्नमेंट किसको प्रमोट कर रही है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को। साथ में पॉलिसी रिफॉर्म्स किए गए हैं मिनरल सेक्टर के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ डिफेंस के अंदर सेल्फ रिलायंस को बल दिया गया है। आपने देखा होगा सिप्री की रिपोर्ट भी मैं अभी डिस्कस करूंगा, हमारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स भी अभी डिस्कस करने वाला हूं मैं। साथ में डिफेंस प्रोडक्शन में पॉलिसी रिफॉर्म्स की भी बात की गई है। ये तो क्रक्स है जो आपको पार्ट 4 और 5 के अंदर देखने को मिलेगा। स्पेशली पार्ट 4 वाला एक क्रक्स है जिसकी अभी मैं बात कर रहा हूँ। पार्ट 5 के अंदर मैं बात करूँगा एमजी नरेगा के बारे में, उसके अलावा जो आपका एजुकेशन के सेक्टर में रिफॉर्म्स के बारे में। अब यहाँ पर आप देखोगे पार्ट 4 के अंदर कुछ और सेक्टर्स भी यहाँ पर बताए गए हैं। आपका सिविल एविएशन जो आपका नागरिक उड्डयन क्षेत्र है, आपका पावर सेक्टर है, आपका स्पेस है, आपका एटॉमिक एनर्जी है, आपका सोशल सेक्टर है। यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा फोकस यहाँ पर किया गया है। आप देखोगे एयर स्पेस मैनेजमेंट को यहाँ पर और भी ज़्यादा एफिशिएंट बनाने का प्रयास किया गया है। और भी ज़्यादा वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट्स खोले जाएंगे, लेकिन किस पर होंगे, पीपीपी मॉडल पर। ध्यान रखना, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर, प्योरली पब्लिक नहीं होगा, प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसके अलावा टेलीकॉम सेक्टर में या पावर सेक्टर में टैरिफ पॉलिसी के अंदर रिफॉर्म किए जाएंगे, इसका भी प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा यहाँ पर। तो प्राइवेटाइजेशन को गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा प्रमोट कर रही है ताकि एफिशिएंट स्ट्रक्चर यहाँ पर हमारे लिए बनकर आए। उसके अलावा आप देखोगे इंफ्रा जो प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट है, वाइबिलिटी गैप फंडिंग के थ्रू इसको बूस्ट किया जा रहा है। और साथ में देखोगे जो हमारा प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन है उसको स्पेस में भी प्रमोट किया जा रहा है। उसके अलावा एटॉमिक एनर्जी सेक्टर्स के अंदर भी काफ़ी सारे रिफॉर्म्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये तो क्रक्स है। अब हम स्टार्ट करते हैं अंदर वाला पार्ट। अभी तो मैंने आपको क्रक्स बताया है, अब 1 बाय 1 सारे सेक्टर्स का विश्लेषण करेंगे, देखेंगे क्या क्या सेक्टर्स यहाँ पर हम कवर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो सबसे पहले मैं बात करूँगा डिफेंस वाले एरियाज़ की। तो डिफेंस में आपको देखने को मिलेगा कि डिफेंस के अंदर फोकस किया गया है किस पर, आपके सेल्फ रिलायंस पर। आप देखोगे सिप्री का जो रिपोर्ट आई थी, सिप्री के रिपोर्ट के अंदर बोला गया था कि बेसिकली जो भारत का जो आर्म्स इंपोर्ट है, भारत का जो आर्म्स इंपोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है। भारत क्या है, हथियारों का आयातक है। अब भारत को क्या बनना है, अगर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बोलूँ तो भारत का जो डिफेंस पे पूरा का पूरा एक्सपेंडिचर था वो वर्ल्ड में 3rd लार्जेस्ट आता है। पहला यूएसए का आपको देखने को मिलेगा, देन चाइना का, और 3rd लार्जेस्ट आपका किसका आता है, इंडिया का आपको देखने को मिलेगा। तो भारत चाहता है एज ए डिफेंस एक्सपोर्टर के रूप में अपने आप को बनाना। अभी भारत क्या है, हथियारों का आयातक। भारत क्या चाहता है, हथियारों का निर्यातक बनना, या सेल्फ रिलायंस सारे के सारे कहाँ पर हो, मेड इन इंडिया हो। ठीक है, जो सारा का सारा डिफेंस सेक्टर हो उसका प्रोडक्शन कहाँ पर हो, इंडिया के अंदर हो। तो आप देख सकते हो मेक इन इंडिया फॉर सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस प्रोडक्शन यहाँ पर प्रमोट किया जा रहा है। सारी की सारी चीज़ों का इंडिजिनाइजेशन मतलब स्वदेशीकरण यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, उसके अलावा आप देखोगे जितना भी आपका यहाँ की उसकी ऑटोनॉमी, स्वायत्ता को कैसे बढ़ावा दिया जाए, अकाउंटेबिलिटी को कैसे बढ़ावा दिया जाए, सब पर काफ़ी ज़्यादा फोकस यहाँ पर किया जा रहा है। स्लाइड आप देख सकते हो यहाँ पर जो मैंने आपको बात की थी, स्लाइड नंबर 2 के अंदर भी, 3 के अंदर भी, जहाँ पर मैंने बोला था वोकल फॉर लोकल। अभी हमें किसके लिए जाना है, लोकल प्रोडक्ट्स के लिए। हमें बाहर से प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट नहीं करना है। डिफेंस सेक्टर में भी आपको यही अपनाना है, वोकल फॉर लोकल। साथ में आप देखोगे जितने भी आप चीज़ें इंपोर्ट करते थे, जितनी भी आप मशीनरी या जितने भी आप इक्विपमेंट्स इंपोर्ट करते थे, उसको आपको कहाँ पर बनाना है, इंडिया के अंदर ही बनाना है। जो आपका आयात बिल है, जो आपका इम्पोर्ट बिल है, उसको क्या करना है, आपको रिड्यूस करना है, ताकि बेसिकली आप क्या कर सको, इंडिया को और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन यहाँ पर बना सको। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपका जो डिफेंस सेक्टर है उसमें सेल्फ रिलायंस को बढ़ाने के क्या क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं। तो आपको सारे के सारे स्टेप्स बताने हैं, कैसे सिप्री की रिपोर्ट का मेंशन करना है। डिफेंस जो हमारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स है, आपका तमिलनाडु में है, आपका यूपी के अंदर है, उनको आपको मेंशन करना है ताकि हम डिफेंस का एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको आंसर्स के अंदर मेंशन करनी होगी ताकि आपका आंसर काफ़ी बेटर यहाँ से बनेगा। ठीक है, आगे देखो। दूसरा आप देखो एफडीआई की लिमिट। एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, आप देखोगे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ऑटोमेटिक रूट के थ्रू पहले कितना था, 49%। ऑटोमेटिक रूट का मतलब होता है बिना गवर्नमेंट के अप्रूवल के आप कितना प्रतिशत निवेश यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, तो पहले उसकी लिमिट थी 49%, अब उसको बढ़ाकर 74% कर दिया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा निवेशक भारत के जो डिफेंस सेक्टर है उसमें इन्वेस्ट कर सके। गवर्नमेंट अप्रूवल का मतलब आप देख सकते हो कि आपको
फॉर्मेलिटीज़ काफ़ी कम करनी होगी, कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर नहीं होंगे और आप इजीली डिफेंस सेक्टर के अंदर क्या कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ऑटोमेटिक रूट के अंदर निवेश करना या इन्वेस्ट करना काफ़ी आसान होता है। गवर्नमेंट प्रायोरिटीज़ या गवर्नमेंट अप्रूवल्स काफ़ी कम यहाँ पर आपको लेने पड़ते हैं। तो ध्यान रखना, पहले कितना था 49% पूछा जा सकता है। अभी हाल ही में जो डिफेंस के अंदर रिफॉर्म किए गए हैं उसमें ऑटोमेटिक रूट के थ्रू एक बाहर का इन्वेस्टर कितना इन्वेस्ट कर सकता है एफडीआई के थ्रू, आप बोलोगे 49% से बढ़ाकर लिमिट कर दी गई है 74%, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट की प्रोसेस है उसको टाइम बाउंड किया जाएगा, एक फिक्स समयावधि की जाएगी, उसको थोड़ा फास्ट किया जाएगा ताकि इजीली हम क्या कर सकें, इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करवा सकें। आप देख सकते हैं हिंदी में भी जो आपका स्वचालित मार्ग है उसके तहत रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में जो आपकी एफडी की सीमा है 49 से बढ़ाकर कितनी कर दी जाएगी, 74% यहाँ पर कर दी गई है, ठीक है। उसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसको आप बोल सकते हो ताकि आपकी जो खरीद प्रक्रिया है, प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है, उसमें और भी ज़्यादा क्या ला सको आप, और भी ज़्यादा उसमें आप तेज़ी यहाँ पर ला सकते हो, ठीक है। अब आगे देखो, हम बात करते हैं, जैसे मैंने बात की आपको पॉलिसी रिफॉर्म्स के बारे में, मैंने पॉलिसी रिफॉर्म्स के बारे में आपसे किसके बारे में बात की, मैंने आपको बात की जो आपका अभी हुआ था डिफेंस सेक्टर के अंदर। अब मैं बात करूंगा कोल सेक्टर के अंदर। ध्यान रखना, डिफेंस, कोल, माइनिंग स्पेशल एरियाज है जहां पर फोकस किया गया है। हर जगह आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी, अब हमें हर सेक्टर के अंदर क्या लानी है, सेल्फ रिलायंस लानी है, इंपोर्ट को कम करना है। तो यहाँ पर भी यही बोला गया, जो आपका इंपोर्ट आप कोल करते हो उसको सब्स्टिट्यूट आपको करना है और साथ में इंपोर्ट को कम करके किसको बढ़ावा देना है, सेल्फ रिलायंस को आपको यहीं पर उसको प्रोड्यूस यहाँ पर करना है। साथ में आप देखोगे यहाँ पर किस मैकेनिज्म पर फोकस किया गया है, रेवेन्यू शेयरिंग मैकेनिज्म पर। अब फिक्स्ड आपको पे नहीं किया जाएगा, आपको रेवेन्यू का कुछ हिस्सा यहाँ पर दिया जाएगा, जो भी हिस्सा होगा वो यहाँ पर डिसाइड किया जाएगा। जो मैकेनिज्म है वो भी क्या होगा, आपका रेवेन्यू शेयरिंग मैकेनिज्म। और साथ में आप देखोगे प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन भी आपके कोल सेक्टर के लिए ओपन कर दिया गया है। इससे क्या होगा, आपका कंपटीशन भी बढ़ेगा, ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ेगी और प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन होने से आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फ़ायदे मिलेंगे, ठीक है। तो इसको आप हिंदी में भी देख सकते हो। यहाँ पर मैंने आपसे क्या बोला, जो आपका सब्स्टिट्यूटेबल कोयला है उसके आयात को आपको कम करना है, कोयला उत्पादन में आपको आत्मनिर्भरता बढ़ानी है और साथ में किसकी भागीदारी, निजी क्षेत्र की, ताकि प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, कंपटीशन बढ़ेगा, पारदर्शिता आएगी। साथ में कौन सा मैकेनिज्म यूज़ किया जाएगा, राजस्व साझाकरण तंत्र, ठीक है। अब फिक्स अमाउंट पर पे नहीं किया जाएगा, आपको रेवेन्यू का शेयर यहाँ पर अलोकेट किया जाएगा। साथ में आप देखोगे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पहले कुछ सेलेक्टेड प्लांट ही क्या कर सकते थे, इसकी बोली लगा सकते थे। पहले क्या होते थे, जो आपके कैप्टिव उपभोक्ता होते थे, जो बिजली प्लांट हुआ, स्टील प्लांट हुआ, यही उसके लिए बोली लगा सकते थे। अब कोई भी इच्छुक पार्टी कोयला ब्लॉक के लिए क्या लगा सकती है, अपनी बिड लगा सकती है, अपनी बोली लगा सकती है, वो ओपन मार्केट में कोयला यहाँ पर सेल कर सकती है। इससे क्या होगा, रेस्ट्रिक्शन जितने कम होंगे उतना ज़्यादा ही ईज़ होगा हमारी गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे पॉलिसी रिफॉर्म्स के बारे में हम बात करेंगे, तो कोल सेक्टर के बारे में आप यहाँ पर बात कर सकते हो। अभी हमने बात किया था जो कोल सेक्टर वाला हमारा पार्ट था, इसमें आप देखोगे जो आपके ब्लॉक्स हैं, ठीक है, दो इंपॉर्टेंट सेक्टर है। अभी हमने बात की यहाँ पर, मैंने आपको कोयला क्षेत्र में जो कमर्शियल माइनिंग की शुरुआत के बारे में बताया था। इसमें आप देखोगे जो बिडिंग वाला प्रोसीजर है, ठीक है, उसको भी काफ़ी सिंप्लीफाई किया जा रहा है। रेवेन्यू शेयरिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा आप देख सकते हो यहाँ पर कि काफ़ी सारी छूटें यहाँ पर मिलेगी आपको, अगर निर्धारित समय से पहले उत्पादन को राजस्व हिस्सेदारी में छूट के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाएगा। काफ़ी सारे एनकरेजमेंट मैकेनिज्म यहाँ पर बनाए जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या होगी, एक एफर्ट देगी, जिससे क्या होगी, हमारी इकोनॉमी जल्दी से जल्दी वापस क्या हो देखने को मिलेगी, उसका रिवाइव स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर जल्दी से जल्दी देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया स्पेस जो आपका अंतरिक्ष वाला क्षेत्र है, उसमें भी सबसे पहली चीज़ है जो आपकी प्राइवेट कंपनीज़ है। जैसे आपने देखा होगा हमारा जो गगनयान का प्रोजेक्ट है, ठीक है, उसमें भी प्राइवेट कंपनीज़ का काफ़ी ज़्यादा हिस्सेदारी आपको देखने को मिलेगी। तो प्राइवेट कंपनीज़ को यहाँ पर एक लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड किया जाएगा ताकि वो सैटेलाइट बना सके, लॉन्च कर सके, स्पेस एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सके। इससे क्या होगा, हमारे प्राइवेट सेक्टर के लिए काफ़ी सारे रोल यहाँ पर ओपन हो जाएंगे, ठीक है, काफ़ी सारे अनाउंसमेंट उनको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो ध्यान रखना यहाँ पर कि भारतीय निजी क्षेत्र भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की यात्रा में एक सहयात्री होगा। क्या बोलेंगे, जो इंडिया का प्राइवेट सेक्टर है वो भी क्या होगा, उनका को ट्रेवलर होगा, किसमें, आपकी अंतरिक्ष यात्रा में या स्पेस एक्टिविटीज़ के लिए। तो उनको लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब बराबर दर्जा, जो आपके गवर्नमेंट सेक्टर वाले हैं उन्हीं के बराबर दर्जा किसको दिया जाएगा, प्राइवेट सेक्टर के अंदर। उनको एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाएगा ताकि इजीली वो यहाँ पर क्या कर सके, अपना वर्क परफॉर्म कर सके।
तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी कि एक, इसके अलावा काफ़ी सारी यहाँ पर टेक्निक्स आपने देखी होगी डेटा की एंड रिमोट सेंसिंग वाली, उन सब का भी यहाँ पर जो डेटा है वो इन लोगों को प्रदान किया जाएगा ताकि वो इनको क्या कर सके, यहाँ पर यूटिलाइज़ यहाँ पर कर सके। ठीक है, उसके बाद आप देखो, अब मिनरल सेक्टर की बात करते हैं। मैंने डिफेंस की बात की, मैंने कोल सेक्टर की बात की, अब मैं बात आता हूँ मिनरल सेक्टर की। मिनरल सेक्टर के अंदर आप देखोगे जो डिस्टिंक्शन होती थी कैप्टिव और नॉन कैप्टिव माइंस के बीच में, अब वो डिस्टिंक्शन यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो जो खनन पट्टों के हस्तांतरण और अधिशेष अप्रयुक्त खनिजों की बिक्री अनुमति देने के लिए जो आपकी बंदी और गैरबंदी खानों के बीच का जो अंतर था, ठीक है, उसको यहाँ पर हटा दिया जाएगा, जिससे क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंसी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो मैंने क्या बताया आपको कि पहली चीज़ तो मिनरल सेक्टर के अंदर जो आपके कैप्टिव और नॉन कैप्टिव माइंस है, कैप्टिव माइंस मैंने आपको बताया जो फिक्स्ड पर्टिकुलर सेक्टर्स के लिए होते हैं, नॉन कैप्टिव माइंस जो आपके किसी भी सेक्टर में जा सकते हैं। तो जो कैप्टिव और नॉन कैप्टिव माइंस थी, ठीक है, उनके बीच का डिस्टिंक्शन हटा दिया जाएगा, जिससे क्या होगा, जो आपका माइनिंग लीज का ट्रांसफ़र होगा या आपका जो सरप्लस मिनरल्स होंगे, ठीक है, जो सेल ऑफ सरप्लस अनयूज्ड मिनरल्स होंगे, उनको और भी ज़्यादा एफिशिएंसी से माइनिंग और प्रोडक्शन एरियाज़ में यूज़ किया जा सकता है। और महत्वपूर्ण चीज़, अब मिनिस्ट्री ऑफ माइनिंग क्या जारी करेगी, आपकी मिनरल इंडेक्स जारी करेगी। इस इंडेक्स जारी करने से क्या होगा, टाइम टू टाइम आप पता लगा सकते हैं आपका मिनरल के अंदर जो वेरियस पैरामीटर्स हैं वो किस तरह से वर्क कर रहे हैं, कि कौन कौन से पैरामीटर्स आपको यहाँ पर इम्प्रूव करने होंगे। जैसे आपने नाम सुना होगा डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के बारे में, डीएमएफ के बारे में, जो किसके लिए बनाया गया था, जो माइनिंग के आसपास वाले एरियाज़ हैं उनका बेसिकली सारा का सारा, चाहे उनका हेल्थ हो, चाहे उनके ओवरऑल डेवलपमेंट हो, उसमें किस तरह से फोकस किया जाए, क्योंकि काफ़ी सारे हेल्थ से रिलेटेड काफ़ी सारे अदर इश्यूज़ वहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे स्टाम्प ड्यूटीज़ वगैरह में भी काफ़ी ज़्यादा रैशनलाइजेशन इनको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आप देखिए यहाँ पर खनिज क्षेत्र में और भी यहाँ पर विकास और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी सारे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स यहाँ पर किए जाएंगे। ठीक है, एक अलग अलग नीतियाँ यहाँ पर बनाई जाएगी ताकि बेसिकली इस जो सेक्टर है उसको और भी ज़्यादा बूस्ट यहाँ पर दिया जा सके। ठीक है, तो अब आपको आंसर में कैसे यूज़ करना है, सेक्टर वाइज आपको पता होना चाहिए। साथ में एक और चीज़ आप यहाँ पर देख लो, जितने भी आपके माइनिंग ब्लॉक्स होंगे उनके लिए जो बिडिंग प्रोसेस होगी वो फुल्ली ट्रांसपेरेंट होगी। ठीक है, और ध्यान रखना जो आपके एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज़ हैं उनके कंपटीशन को बढ़ाने के लिए बॉक्साइट और जो आपके कोल खनिज ब्लॉक है उनकी जॉइंट क्या की जाएगी, बिडिंग की जाएगी। और एल्यूमिनियम उद्योग को बिजली की लागत कम करने में भी ये क्या करेगा, मदद करेगा। तो ध्यान रखना काफ़ी सारे मैकेनिज्म यहाँ पर बनाए जा रहे हैं जिससे क्या होगा, चाहे आपका एल्यूमिनियम सेक्टर हो उसकी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी। उसके लिए क्या बोला, बॉक्साइट और कोयला जो दोनों के माइनिंग ब्लॉक्स हैं उनकी जॉइंट बिडिंग यहाँ पर की जाएगी, क्योंकि दोनों किसका मेन पार्ट बनेंगे, आपके एल्यूमिनियम वाले सेक्टर का, क्योंकि सारे का सारा सेक्टर ये क्या है, इंटरलिंक्ड है। ठीक है, तो आई थिंक सबको यहाँ पर क्लियर होना चाहिए बिल्कुल सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई है। अब आपको इसको आंसर राइटिंग में यूज़ करना है। जैसे आपसे बोलोगे कि आपकी इकोनॉमी के अंदर आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत क्या क्या एफर्ट्स लिए गए, तो आपको अलग अलग बताना है। कोल सेक्टर के अंदर क्या है, माइनिंग सेक्टर के अंदर क्या है, स्पेस सेक्टर के अंदर क्या है, आपका एरोस्पेस सेक्टर के अंदर क्या है। तो अलग अलग सेक्टर का एक छोटा सा एनालिसिस आपके पास होना चाहिए, इसीलिए आपको नोट्स मेकिंग साथ साथ ज़रूर करनी है। ठीक है, उसके बाद आप देखो हम बात कर लेते हैं एटॉमिक एनर्जी रिलेटेड रिफॉर्म्स की। तो हर जगह आप देखोगे एक चीज़ आपको कॉमन मिलेगी, गवर्नमेंट ने क्या किया है, या तो पीपीपी मॉडल की बात की है, या गवर्नमेंट ने प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को प्रमोट किया है, या गवर्नमेंट ने वायबिलिटी गैप फंडिंग की बात की है, या गवर्नमेंट ने क्या किया है, हमारी जो एफडीआई की लिमिट है उसको बढ़ा दिया है, या गवर्नमेंट ने क्या किया है, जो आपके इन्वेस्टर्स हैं उनका पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए नए नए एफर्ट्स लिए हैं। जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको थोड़ा क्या कर दिया, ईजी कर दिया, ताकि जो नई नई कंपनीज़ है या जो नए नए सेक्टर है वो इजीली यहाँ पर क्या कर सके, ग्रो यहाँ पर कर सके। तो यहीं पर भी आप देखोगे जो रिएक्टर्स आपके बनाए गए हैं वो पीपीपी मोड में बनाए गए हैं, जो किसका प्रोडक्शन करेंगे, मेडिकल आइसोटॉप्स का। तो यहाँ पर भी आप देखोगे जितनी भी टेक्नोलॉजी अपन यूज़ कर रहे हैं वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे मोड यूज़ कर रहे हैं, दोनों का क्या कर रहे हैं, यहाँ पर पार्टिसिपेशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यही मैंने आपको हिंदी में भी देख सकते हैं कि मेडिकल आइसोटॉप के उत्पादन के लिए पीपीपी मोड में अनुसंधान रिएक्टर की स्थापना की जाएगी, जिससे आप देखोगे जितनी भी आपकी कैंसर और अन्य बीमारियाँ हैं उनके लिए सस्ता उपचार यहाँ पर उपलब्ध हो सकेगा। ठीक है, साथ में मैंने आपको बताया आपका जो रेडिएशन टेक्नोलॉजी है उसका भी उपयोग किसके लिए किया जाएगा, फूड प्रिजर्वेशन के लिए, खाद्य संरक्षण के लिए, उसको भी पीपीपी मोड में किया जाएगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हमारे हेल्थ सेक्टर के लिए, हमारे फूड सेक्टर के लिए बून हो सकती है, उनको भी यहाँ पर यूटिलाइज़ किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे ज़्यादा से ज़्यादा वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट सेटअप किए जाएंगे, ये भी किस मोड के अंदर, पीपीपी मोड के अंदर। ध्यान रखना
जो हमारी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसने 3 एयरपोर्ट आउट ऑफ जो आपकी 6 बिड थी उसमें से 3 एयरपोर्ट उन्होंने यहाँ पर उसके लिए यहाँ पर बिडिंग उन्होंने करवाई थी। तो आपको ध्यान रखना है कि जितने भी एयरपोर्ट्स आइडेंटिफाई किए जाएंगे या अभी तक किए गए हैं उसके अंदर आपको पीपीपी मोड का आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो यही मैंने आपको बताया। एआई ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर ऑपरेशन और रखरखाव के लिए 6 में से कितने हवाई अड्डों को चुना है, यहाँ पर 6 बोलियों में से 3 हवाई अड्डों को चुना है। ठीक है, इसमें उसको डायरेक्टली डाउन पेमेंट भी मिलेगा। आप देखो पहले राउंड में 6 हवाई अड्डों का वार्षिक राजस्व 1000 करोड़ रुपये और एआई को 2300 करोड़ रुपये का यहाँ पर डाउन पेमेंट भी मिलेगा। तो इससे क्या होगा, उनकी इनकम भी बूस्ट होगी और प्राइवेट सेक्टर के आने से एफिशिएंसी भी यहाँ पर बढ़ती हुई देखी जाएगी। ठीक है, दूसरे राउंड के लिए क्या क्या किया जाएगा वो भी डेटा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप देखो यहाँ पर आप देख सकते हो आपका जो टैक्स रेजीम है किसके लिए, आपका मेंटेनेंस के लिए, रिपेयर के लिए और ओवरहॉल के लिए। ठीक है, उसको भी यहाँ पर रेशनलाइज करने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखना इससे जो आपकी एयरलाइंस वगैरह की मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी कम होगी। आप देखने को मिलेगा जो आपका डिफेंस सेक्टर है और सिविल एमआरओ है उसके बीच में भी कन्वर्जेंस आपको देखने को मिलेगा। तो काफ़ी सारे यहाँ पर हेल्प यहाँ से मिलने वाली है। ठीक है, बजट आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, हिंदी में भी आप देख लीजिए, हमने स्लाइड्स दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल करवाई है, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। आप दोनों का फ़ायदा यहाँ से उठा सकते हैं। ठीक है, एमआरओ इकोसिस्टम जो आपका मेंटेनेंस है, आपका रिपेयर है, आपका ओवरहॉल है, उस व्यवस्था को भी यहाँ पर लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद आप देखिए, हाँ ध्यान रखना जो हमारा इंडियन एयर स्पेस है उसका 60% पार्ट ही आपको फ्रीली अवेलेबल मिलेगा। तो आप देखोगे जो आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जो आपकी फ्लाइंग कॉस्ट है उसमें रिडक्शन, साथ में आपका जो एयर स्पेस का मैनेजमेंट है उसको भी इफेक्टिवली यहाँ पर मैनेज किया जाएगा, उसके लिए भी फंड एलोकेट किया गया। आप देखोगे टोटल बेनिफिट लगभग यहाँ पर 1000 करोड़ पर ईयर का होगा, किसको, एविएशन सेक्टर को। ठीक है, यहाँ से हिंदी में भी आप देख सकते हैं कि नागरिक विमानों की उड़ान के लिए स्वतंत्र रूप से भारतीय हवाई क्षेत्र का केवल 60% भागी उपलब्ध है। ठीक है, आप देखोगे इससे प्रतिवर्ष 1000 करोड़ रुपए का कुल लाभ इनको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो हर जगह आपको कुछ क्रक्स पॉइंट आपको याद रखने ही रखने हैं। ठीक है, उसके अलावा पॉलिसी यहाँ पर रिफॉर्म्स यहाँ पर दिए गए हैं, चाहे आपके वो कोल बेल्ट मिथेन से रिलेटेड हो। ठीक है, काफ़ी सारे पॉलिसी रिफॉर्म्स आपको देखने को मिलेंगे, चाहे आपका कोल बेड मिथेन आपको देखने को मिले, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस वाला पार्ट भी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। उसके अलावा काफ़ी सारी कंसेशंस भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी जो अलग अलग सेक्टर्स के लिए दी गई है, तो इसको भी आप एक बार रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये भी आप एक बार फटाफट से रीड आउट कर सकते हैं। जस्ट आपको ध्यान रहेगा कि हम ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स के बारे में मैंने अपने वीडियोस में डिस्कस किया है, वहाँ पर आप जाकर वीडियो के अंदर देख सकते हैं ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स के बारे में भी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, बेसिकली काफ़ी सारा हमारा एनवायरनमेंट को भी सस्टेनेबिलिटी मिलेगी और भारत को गैस आधारित अर्थव्यवस्था में बदलने में भी क्या होगी, एक काफ़ी ईज़ होगी, काफ़ी सहायता आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ये सारे के सारे सेक्टर्स के रिफॉर्म हैं, तो चाहे आपका कोल सेक्टर हो, चाहे आपका माइनिंग सेक्टर हो, चाहे आपका डिफेंस सेक्टर हो, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर की गई है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको कवर कर चुका हूँ। ठीक है, इनकी थोड़ी सी डिटेल्स आपको और यहाँ पर देखने को मिलेगी, बट मैंने जो मेनली डिटेल्स है वो सब आपको यहाँ पर ईजीली सारी की सारी पार्ट्स मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया है। ठीक है, तो चाहे आपका सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे आपका वायबिलिटी गैप फंडिंग हो, ये सब चीज़ें आपको अच्छे से यहाँ पर ध्यान रखनी है। ठीक है, आपका जो वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम है वो मैंने आपको समझा दी है, वो सारे प्रोजेक्ट जिनको रिवाइव किया जा सकता है लेकिन उनके पास फंड नहीं है। ठीक है, तो आप देख सकते हो वो सारी की सारी परियोजनाएं जो आपकी ख़राब का मतलब आप यहाँ पर मानोगे कि उनके पास फंड नहीं है, कर्ज में डूबी हुई है, लेकिन हाँ अगर उनको कर्ज से निकाला जाए तो वो वापस से अपने आप को क्या कर सकती है, रिवाइव कर सकती है। ये सारा सेक्टर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। टैरिफ के अंदर भी रिफॉर्म आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। शुल्क नीति में सुधार जिसको हम टैरिफ रिफॉर्म्स बोलते हैं, वो भी आपको यहाँ पर अलग अलग छोटे छोटे रिफॉर्म्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो आई होप मैंने ये सारा का सारा पार्ट जो पार्ट 4 के अंदर हमारा कवर होने वाला था, पार्ट 4 के अंदर मैंने कवर कर दिया है। पार्ट 5 के अंदर जो हमारी जो स्कीम्स वगैरह थी वो स्पेशली हमारी जो एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड है, एमजी नरेगा सेक्टर से रिलेटेड है, उसको भी हम यहाँ पर लेकर आएंगे ताकि आपको सारा का सारा पार्ट यहाँ पर क्लियर हो जाए। अब मैं अगर पूरे का क्रक्स बताता हूँ तो इसको आप आंसर राइटिंग में आप देखो कितने सारे सेक्टर्स आपके सामने निकल कर आ रहे हैं, चाहे वो आपका डिफेंस हो, चाहे आपका कोयला सेक्टर हो, चाहे आपका माइनिंग सेक्टर हो, चाहे आपका एटॉमिक एनर्जी हो, चाहे आपका स्पेस सेक्टर हो, ये सारे के सारे सेक्टर आपके आंसर राइटिंग में काफ़ी बूंद साबित हो सकते हैं। सारी की सारी डायमेंशन से आपको लिखना है क्या क्या रिफॉर्म्स का हम प्रयास कर रहे हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बारे में मेंशन करना है,
आपको प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के बारे में मेंशन करना है, आपको वायबिलिटी गैप फंडिंग के बारे में मेंशन करना है, एफडीआई के बारे में मेंशन करना है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपको सारी चीज़ें समझने के लिए हमारे तीनों के आज 4th पार्ट हम रिलीज़ कर देंगे। 3 पार्ट ऑलरेडी हम रिलीज़ कर चुके हैं। तो जो 4 पार्ट हैं अभी तक जो रिलीज़ किए जा चुके हैं, लास्ट हमारा एक पार्ट बचा हुआ है फाइनल पार्ट, वो भी हम कल या परसों तक रिलीज़ कर देंगे। तो पूरी की पूरी जो हमारी आत्मनिर्भर भारत सीरीज़ है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। तो आप इसको अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और करेंटनॉमिक्स को आप सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन इसके यहाँ पर